हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है माल्थस का सिद्धांत, जो कि जनसंख्या से रिलेटेड है। ठीक है, तो जनसंख्या संबंधी जो माल्थस का सिद्धांत था उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको माल्थसियन थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़ती जनसंख्या संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर समस्या शुरू से ही बनी हुई है। इस समस्या को जब विभिन्न सामाजिक चिंतकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों के सम्मुख अपने गंभीर, सुनियोजित एवं व्यवस्थित विचारों को थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने रखा, तब पूरे विश्व में इस समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। माल्थस ऐसे प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस समस्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपने लेख एन एसे ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी विथ रिमार्क्स ऑन द स्पेकुलेशन ऑफ मिस्टर गोडविन एंड अदर राइटर्स, ठीक है, जिसे 1798 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके परिणाम भयंकर होंगे। जनसंख्या सिद्धांत से जुड़े उनके 6 निबंध प्रकाशित हुए। माल्थस के विचारों को जिन विद्वानों ने सबसे अधिक प्रभावित किया है उनमें विलियम गॉडविन प्रमुख है। इस सत्य को स्वयं माल्थस ने स्वीकार किया है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस ने 1796 में जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित एक लेख एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने यह सिद्धांत अपने अनेक तत्कालीन परिस्थितियों, प्रचलित आशावादी विचारों, अपने यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की जनसंख्या का गहन अध्ययन कर प्रतिपादित किया था। जिस प्रकार सभी सिद्धांत की कुछ न कुछ मान्यताएं होती है, ठीक उसी प्रकार माल्थस के सिद्धांत की भी निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, तो जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे, ठीक है, वो उन्होंने अपने लेख में बताया कि जो जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उससे क्या होगा कि अगर उसको जल्द ही ना रोका जाए या उसको कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत जल्दी ही अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा या फिर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, और जब उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया तो इसको मतलब देखने का जो दृष्टिकोण था वो पूरे विश्व में अलग ही दृष्टिकोण से या फिर नए दृष्टिकोण से इसको देखा जाने लगा। ठीक है, और इनके जो विचार थे वो विलियम गॉडविन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिसको माल्थस ने स्वयं स्वीकारा है कि हाँ उन्होंने ही इनसे प्रभावित होकर के इस पर अपने विचार रखे हैं। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसा कि हर सिद्धांत कुछ न कुछ मान्यताओं पर आधारित होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मान्यता है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है स्त्री एवं पुरुष के बीच काम भावना स्वाभाविक है। इस प्रकार पुरुष की प्रजनन शक्ति तथा संतान उत्पत्ति की इच्छा स्थिर रहती है। यह शिक्षा तथा सभ्यता की प्रगति से अप्रभावित है। दूसरा है मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है तथा कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तीसरा है आर्थिक संपन्नता में वृद्धि के साथ साथ मनुष्य में संतानोत्पादन की इच्छा भी तीव्र रहती है तथा जीवन स्तर में कमी होने पर यह घटती है। ठीक है, तो ये 3 उन्होंने मान्यता मान करके चला है कि पहला क्या माना है कि स्त्री एवं पुरुष के बीच क्या है, काम भावना जो है वो स्वाभाविक होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने माना है कि कृषि पर जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, और तीसरा इन्होंने माना है कि आर्थिक संपन्नता में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे ही संतान उत्पादन की जो इच्छा होती है उसमें भी वृद्धि होती है और इसका जीवन स्तर घटते ही उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से माल्थस के सिद्धांत को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला है जनसंख्या ज्यामिति अनुपात से बढ़ती है।
माल्थस का मानना है कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितिक दर से बढ़ती है। इनका विचार है कि स्त्रियों और पुरुषों के मध्य सदा यौन आकर्षण रहा है और रहेगा। यौन इच्छा स्वाभाविक और अत्यंत प्रबल है, फलतः संतान उत्पत्ति भी स्वाभाविक परिणाम है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। जनसंख्या को ज्यामितिक अनुपात में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि। इसी क्रम में यह बढ़ती रहती है। इसे चित्र द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझा जाता है। ठीक है, तो ये फिगर है। ठीक है, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर क्या है, समय को दर्शाया गया है, जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दिखाया गया है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वैसे। ठीक है, और ये जो है वाई अक्ष पे ये है जनसंख्या में ज्यामितिक वृद्धि जो होता है वो है, जैसे कि 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, ये वैसे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये बिंदु मिलाते हुए ये कर्व ऊपर बना है। ठीक है, चित्र से एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर जनसंख्या में ज्यामितिक वृद्धि को दर्शाया गया है। जैसे जैसे समय में वृद्धि होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, वैसे वैसे जनसंख्या में ज्यामितिक वृद्धि जैसे 2, 4, 8, 16, 64 आदि वृद्धि होती जाती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के इस अनुपात को गुणोत्तर वृद्धि भी कहा जाता है। माल्थस ने अपना यह निष्कर्ष कई यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान जनसंख्या वृद्धि के आधार पर दिया था। उनके अनुसार जीविका प्रदान करने वाली भूमि की शक्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की शक्ति अनंत है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया खाद्य सामग्री अंकगणितीय अनुपात से बढ़ती है। मानव के जीवन और अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी दर से खाद्य सामग्री में वृद्धि नहीं होती। खाद्य सामग्री में तो समानांतर अर्थात गणितीय अनुपात में ही वृद्धि होती है, क्योंकि कृषि उपज में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। खाद्य सामग्री के गणितीय अनुपात को इस प्रकार लिखा जा सकता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि क्रम से। ठीक है, माल्थस के शब्दों में यदि अन्य बातें समान रहे तो प्रकृति द्वारा मानवीय आहार धीरे धीरे अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है और मानव स्वयं तेजी से ज्यामितिक अनुपात में बढ़ता है। इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये है इसका रेखा चित्र। इधर वाई अक्ष है, इधर एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर समय लिया गया 1, 2, 3, 4, 5 और जनसंख्या में अंकगणितीय वृद्धि को वाई अक्ष पर दर्शाया गया, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 से ही बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये बिंदु के द्वारा इसको मिला करके एक सरल सीधा रेखा बनाया गया है, जो कि खाद्यान्न वक्र है। ठीक है, इसको चित्र से एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर जनसंख्या में अंकगणितीय वृद्धि को दर्शाया गया है। जैसे जैसे समय में वृद्धि होती है 1, 2, 3, 4, 5, व ठीक वैसे ही जनसंख्या में भी अंकगणितीय रूप में 1, 2, 3, 4, 5 आदि के रूप में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा है जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन। जनसंख्या और खाद्य सामग्री दोनों में वृद्धि होती है, पर वृद्धि की दर में अंतर होने के कारण दोनों के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूंकि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितिक दर से होती है, अतः इसकी तुलना में गणितीय दर से बढ़ने वाले खाद्य सामग्री पीछे रह जाती है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उदाहरण माना 5 वर्षों में खाद्य सामग्री में वृद्धि 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 5 गुनी वृद्धि हुई। वहीं जनसंख्या में इतनी ही अवधि में ज्यामितिक अनुपात में 1, 2, 4, 8, 16 अर्थात 16 गुनी वृद्धि हुई। 5 और 16 के मध्य अंतर खाद्य और जनसंख्या के असंतुलन को प्रदर्शित करता है। माल्थस का मानना था कि यह असंतुलन भयंकर कष्टदायी परिणामों को उत्पन्न करता है। खाद्य सामग्री और जीवन स्तर में वृद्धि के साथ जनसंख्या बढ़ती है। चौथा है जनसंख्या पर प्रतिबंध या अवरोध। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार से प्रतिबंधों का उल्लेख किया है। पहला है नैसर्गिक या प्राकृतिक अवरोध। ये वे प्रतिबंध जो प्रकृति की ओर से लगाए जाते हैं, इसके द्वारा मृत्यु दर बढ़ जाती है, फलतः खाद्य सामग्री से अतिरिक्त जनसंख्या भार कम होकर उसके बराबर हो जाती है। इन अवरोधों में युद्ध, बीमारी, अकाल, भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि अनेक प्राकृतिक प्रकोपों के साथ माल्थस ने खराब कार्य बच्चों के
असंतोषजनक पालन पोषण एवं नागरिक जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां आदि को भी सम्मिलित किया है। माल्थस के अनुसार प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए ही लगी है, इसीलिए जो बिना निमंत्रण के आएगा उसे भूखों मरना पड़ेगा। उसने प्राकृतिक अवरोधों को अत्यंत दुखद और कष्टदायी कहा है। यद्यपि मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या घटकर खाद्यान्न आपूर्ति के बराबर आ जाती है, परंतु यह संतुलन स्थायी न होकर अल्पकाल के लिए होता है और कुछ समय बाद फिर जनसंख्या बढ़ जाती है और संतुलन भंग हो जाता है, परंतु फिर प्राकृतिक द्वारा इसे संतुलित किया जाता है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है, जिसे विद्वानों ने माल्थुसियन चक्र कहा है। इससे चित्र द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये चक्र है, ये एरो घूमते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अति जनसंख्या, यहाँ पे नैसर्गिक, यहाँ पे पहले अति जनसंख्या, उसके बाद फिर नैसर्गिक अवरोध का अपनाया जाता है, फिर जनसंख्या में क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, फिर अति जनसंख्या होता है, फिर नैसर्गिक अवरोध अपनाया जाता है, फिर जनसंख्या में असंतुलन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये चक्र चलते रहता है। माल्थस के अनुसार आजीविका की कठिनाइयों के कारण जनसंख्या वृद्धि पर एक सख्ती एवं निरंतर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, तो पहला जो इन्होंने दिया, जनसंख्या पर प्रतिरोध या अवरोध कैसे लगाया जा सकता है, इस पर इन्होंने अपने विचार दिया। तो पहला इन्होंने बताया कि नैसर्गिक या प्राकृतिक अवरोध है, जो कि प्रकृति, उसके लिए मनुष्य को कुछ करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती है, वो स्वयं ही प्रकृति के द्वारा हो जाता है, जैसे युद्ध होगा या फिर बीमारी, अकाल, भूकंप, अतिवृष्टि यानी कि अधिक वर्षा, ठीक है, बाढ़, ये सारा सब चीज़ होने से क्या होता है कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं इन आपदाओं से। तो उससे क्या होता है, जनसंख्या में अपने आप नियंत्रण इसके द्वारा हो जाता है। ठीक है, और इसी को बताने के लिए इन्होंने अपना एक कोट दिया था, जिस पे इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो मतलब प्रकृति क्या है, वो जो मेज़ दिया है वो सीमित अतिथियों के लिए है। अगर वहाँ पे अत्यधिक अतिथि आएंगे तो वे उन्हें भूखे मरना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रतिबंधात्मक अवरोध। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण का दूसरा प्रतिबंध मानवीय प्रयत्न को माना है। चूंकि प्राकृतिक प्रतिबंध मानव के लिए अत्यंत दुखद एवं कष्टदायक है, अतः मनुष्य को प्रतिबंधात्मक अवरोधों से जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। इन अवरोधों को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है, नैतिक प्रतिबंध, जिसमें पहला है नैतिक प्रतिबंध। ठीक है, तो दूसरा है प्रतिबंधात्मक अवरोध। अब इसमें इन्होंने बताया कि पहला तो था कि प्रकृति के द्वारा वो जनसंख्या को कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन इन्होंने बताया कि अगर प्रकृति कुछ कदम उठाता है तो वो बहुत ही दुखदाई होगा, बहुत कष्ट देने वाला होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मनुष्य को ही प्रयत्न करना चाहिए। तो इसमें भी उन्होंने दो बताए हैं कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है नैतिक प्रतिबंध, उसके अंतर्गत है वास्तव में नैतिक प्रतिबंध नैतिक प्रतिबंध को ही माल्थस ने प्रतिबंधात्मक अवरोध के रूप में मान्यता दी है। इनमें वे सब प्रतिबंध शामिल है जो मनुष्य अपने विवेक से जन्म दर को रोकने के लिए करता है, जैसे संयम, ब्रह्मचर्य व विलंब विवाह आदि। माल्थस ने केवल नैतिक प्रतिबंधों को ही उचित माना है। उसके अनुसार नैतिक प्रतिबंध ही एक ऐसा तरीका है जिससे मानव जाति प्राकृतिक अवरोधों की मार से बच सकती है। ठीक है, तो नैतिक प्रतिबंध में ये लोग बताए हैं कि संयम या फिर ब्रह्मचर्य, विलंब विवाह यानी लेट से शादी करके भी हम लोग क्या हो सकता है कि जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को माल्थस ने बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दिया है कि इसी को अपना करके हम लोग को जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम साधनों से अवरोध। इसके अंतर्गत जन्म नियंत्रण
के उन समस्त मानव निर्मित साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें आज संतति निग्रह के साधन कहा जाता है, पर माल्थस ने इन्हें अधर्म पाप माना है या इनके प्रयोग को घोर विरोधी वे इनके प्रयोग के घोर विरोधी थे। ठीक है, तो दूसरा है कृत्रिम साधन से अवरोध। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मनुष्य द्वारा कुछ ऐसे जो दवाई आते हैं जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, तो उसको इसके अंतर्गत डाला गया है, लेकिन माल्थस क्या है इनके मतलब विरोध में थे वे। ठीक है, कुछ अर्थशास्त्री ने माल्थस के सिद्धांतों की आलोचना की है, जैसे कि हर सिद्धांत का कुछ कुछ आलोचना होता ही है, तो इनकी भी जो मान्यता थी उस पर बहुत सारे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया है। तो देखिए कि क्या किन किन रीज़न को दे करके इनका क्रिटिसिज्म किया गया है। ठीक है, पहला है अवास्तविक मान्यता। आलोचकों का विचार है कि माल्थस की आधारभूत मान्यता कि मनुष्य की काम भावना स्थिर रहती है तथा काम वासना एवं संतान की उत्पत्ति दोनों एक ही बात है, ये अवास्तविक मान्यता है। वास्तव में माल्थस काम इच्छा और प्रजनन की इच्छा के अंतर को भली भांति नहीं समझ पाए। काम वासना की उत्पत्ति तो प्राकृतिक है और यह प्रत्येक मनुष्य में आवश्यक रूप से पाई जाती है, जिसे रोक पाना संभवतः मनुष्य के वश में लगभग नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि जो इनका मान्यता लेकर के चला गया है कि मनुष्य में काम वासना पाया जाता है, उसको हम लोग क्या होता है कंट्रोल करके जनसंख्या या पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आलोचक थे उनका कहना है कि ये तो प्रकृति के द्वारा मनुष्य के अंदर डाला गया है और इसको कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, नामुमकिन है, तो इसलिए इसका आलोचना किया गया है। दूसरा है कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता दोषपूर्ण। माल्थस का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण खाद्यान्न में कमी आ जाती है, परंतु आलोचकों का कहना है कि वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से यांत्रिक प्रणाली, रासायनिक खाद, उन्नत बीज तथा कीटनाशकों इत्यादि के प्रयोग द्वारा उत्पत्ति ह्रास नियम को स्थगित किया जा सकता है तथा वैज्ञानिक ढंग से खेती करके बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया था कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, तो उसको भी इन्होंने आलोचना करते हुए बताया कि अभी जो बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे उपकरण आ गए हैं जैसे फसलों की उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, उसका यूजेस करके हम लोग क्या हो सकता है कि जितना भी जनसंख्या बढ़ रहा है उसको भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है सिद्धांत का गणितीय स्वरूप अवास्तविक। माल्थस के सिद्धांत में प्रयुक्त गणितीय रूप की आलोचना की जाती है। माल्थस का कहना है कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और हर 25 वर्ष बाद यह दुगनी हो जाती है तथा खाद्यान्न में वृद्धि समांतर श्रेणी में होती है। आलोचकों का कहना है कि वास्तव में ऐसा हो या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चौथा है प्राकृतिक विपत्तियाँ। माल्थस का कहना है कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी आदि के द्वारा प्राकृतिक जनसंख्या को नियंत्रित करती है, परंतु आलोचकों का कहना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक विपत्तियाँ वहाँ भी पाई जाती हैं जहाँ जनसंख्या कम है अथवा स्थिर है। ठीक है, पांचवा, माल्थस नए क्षेत्रों का पूर्वानुमान नहीं लगा सके। माल्थस के दृष्टिकोण को संकुचित माना जाता है क्योंकि यह इंग्लैंड की स्थानीय परिस्थितियों से विशेष प्रभावित था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अर्जेंटीना के नए खुलने वाले क्षेत्रों का पूर्वानुमान नहीं कर सके, जहां अक्षत भूमियों की सघन कृषि से खाद्यान्न की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। छठा है जनशक्ति पक्ष की उपेक्षा। माल्थस के सिद्धांत की इसलिए भी आलोचना की जाती है क्योंकि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जनशक्ति के पक्ष की उपेक्षा की है। जनशक्ति में वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में ही केवल वृद्धि नहीं होती बल्कि इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। सातवां, स्थैतिक सिद्धांत। माल्थस के सिद्धांत को स्थैतिक माना जाता है क्योंकि यह उत्पत्ति ह्रास नियम तथा प्राकृतिक साधनों की सीमितता पर आधारित है। साधनों की मात्रा एक निश्चित समय के लिए स्थिर हो सकती है परंतु सदैव के लिए नहीं। आठवां है जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न की कमजोर संबंध पर आधारित। ठीक है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न पूर्ति के कमजोर संबंधों के आधार पर टिका हुआ है। आधुनिक अर्थशास्त्रों के अनुसार किसी देश की जनसंख्या की तुलना में उस देश को कुल राष्ट्रीय आय से करनी चाहिए, केवल खाद्यान्न से नहीं। ठीक है,
9 है, जनसंख्या के प्रत्येक वृद्धि हानिकारक नहीं। माल्थस जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को हानिकारक समझते थे, परंतु उनका यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। यदि किसी देश की जनसंख्या उस देश के प्राकृतिक साधनों की अपेक्षा कम है तो जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी? लाभदायक होगी। 10वां है माल्थस के सुझाव। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय जैसे आत्मसंयम, नैतिकता एवं संयमित जीवन को उचित माना है तथा मानवीय उपायों को पाप कहा है, परंतु वास्तविक जीवन में प्राकृतिक उपायों को अपनाना और उन पर अमल करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उपरोक्त आलोचनाओं से पता चलता है कि माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत में कुछ त्रुटियां रह गई है, परंतु माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि की समस्या से अवगत भी कराता है तथा यदि जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो उसे नियंत्रित कैसे करना है इस पर उपाय भी बताता है। ठीक है, तो यहीं पर आज का हम लोग का टॉपिक खत्म होता है, माल्थस का जो जनसंख्या संबंधी जो भी सिद्धांत था। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।